नमस्कार दोस्तों। तो आबिद साहब के साथ दूसरे पार्ट में हम उनकी ज़िंदगी की रचनात्मकता के बारे में जानना चाहेंगे और आबिद साहब अब हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी रचनात्मक दुनिया में कदम रखा, किस तरह से कार्टून कोना डब्बू जी हम लोगों के दिल में बसे और उन्होंने पेंटिंग की दुनिया, किताबों की दुनिया किस तरह से बनाई। तो इसके लिए चलिए हम बात करते हैं आबिद सुरती साहब से। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अब जैसे अब आपका मैंने इतनी सारी चीज़ें निकाली, कार्टूनिस्ट के अलावा आप पत्रकार, पर्यावरणविद, नाटककार, पटकथा लेखक, नॉवेलिस्ट, लघु कथा का संग्रह, आप बहुत सारा लिखते थे और मेरे को पता है आपने करीब शायद 80 किताबें या ऐसा कुछ है, तो ये सब लिखा। एक लघु कथा का संग्रह भी था, पर इसमें मैं कुछ दो स्पेशल चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी। एक था नेम ऑफ रामा। इन द नेम ऑफ रामा जो है वही कथावाचक, ओरिजिनल कथावाचक। ओके। और एक मैं आपका, शायद आपने कैबरे डांसर जो लिखा है वो हाँ जी। आपने जो है ये पिंजरों की कहानी, इसमें कथावाचक नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, पिंजरों की कहानी जो है पिंजरों जिसमें की कहानी कहाँ है? मेरा सेक्स वर्कर पे लिखी थी, जो हाँ, आपने एक सेक्स रियल वर्कर पर लिखी थी, रियल। उसका टाइटल था वासक सज्जा। अच्छा, और लोगों ने पायरेट एडिशन जो निकालते हैं ना, तो नाम थोड़ा इधर उधर कर देते हैं लोग। हाँ, तो उसके बारे में मैंने सुना है कि आप वो रियल स्टोरी पे था, बहुत रियल स्टोरी पे था। टोटल बायोग्राफी थी वो, तो उसकी भी कहानी मैं हाँ, बता रहा उसकी हूँ। मैं थोड़ा जानना चाहती तो हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये है कि मैं बोलता जाऊँ, सुन लो, हाँ, सुन लो रही हूँ। और काट देना ना जो हाँ, नहीं तो लगता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप उसकी कहानी बताइए। हाँ, राइट। हम्म, वो वासक सज्जा की बात कर रहे हैं ना। ये तब की बात है जब कमलेश्वर बम्बई में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मैगजीन जो थी सारिका, उसके एडिटर बनकर आए तो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया बम्बई में। हाँ, और नाम से परिचित थे, डब्बू जी और ये सब चल रहा था। 75 के आसपास की बात है ये। डब्बू जी 63 में शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा अभी तुम रेड लाइट एरिया के बगल में रहते हो, और मुझे बोले फीचर एक चाहिए रेड लाइट एरिया पर। हाँ, कि उन लोगों की जिंदगी क्या है, वेश्याओं की, वेश्या कहेंगे या सेक्स वर्कर कहो। तो मुझे कहा तुम कवर कर सकोगे? मैंने कहा बड़ा आसान है मेरे लिए तो। मेरे लिए तो एंट्री भी है हर जगह। इसलिए कि वहाँ के हमारे टैक्सी वाले जो थे, मैं जहाँ मैं रहता था वहाँ से रेड लाइट एरिया समझो 5 मिनट की वॉक। ओके। तो बहुत करीब था सारा। और हमारे टैक्सी वाले तो यही धंधे में काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को। इस लड़की को यहाँ से ले जा रहा, वहाँ जा रहा, वो सब जानते भी थे, वो उनका प्रोफेशन था। मैंने कहा आई विल डू इट। तो ये जो असाइनमेंट मिला मुझे जी, तो मैंने पहले तो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा कि यार एक काम करना है दोस्त, मुझे वो लड़कियों के इंटरव्यू करने हैं, मुझे आर्टिकल लिखना है। और बड़े खुश हो गए यार, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे गए। सारी का टाइम्स ऑफ इंडिया का था ना। हाँ, तो उन लोगों के नज़र में सारी का टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा। तो उन लोगों ने एक दलाल को बुलाया जो रेड लाइट एरिया का दलाल था जी। वो उससे मेरी मुलाकात करवा दी। और मैं उसको ले गया चाय पिलाने के लिए, और तो मुझसे पहला सवाल किया कितनी लड़की चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले तुम्हें बात करनी है ना, तुम्हारे घर भेज देता हूँ मैं। हाँ, समझे ना? हाँ, अरे हाँ, मैंने कहा हाँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तलाक करवानी है क्या? तलाक। सही बात है। हाँ, फिर मैंने उसको समझाया कि मैं उनके घरों में घुसकर उनका माहौल भी देखना है, उनसे बातें भी करनी है। तो इस तरह ये सिलसिला चला। अब करीबन मैंने 30-40 लड़कियों के इंटरव्यू किए, जिसमें सारी की सारी लड़कियां रो रही थी। ओहो। बोले फला जो था वो मुझे फंसा के लेकर आया, शादी का वादा करके लेकर आया और यहाँ बेच के चला गया, फला ने ऐसा किया, वो सबकी कहानी जो थी वो ये करीब करीब सेम। एक लड़की ऐसी मिली वहाँ मुझे
कि भैया ये तो मेरा पुश्तैनी धंधा है, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा ये जोरदार बात है। ये कमलेश्वर को नहीं देना है ये इंटरव्यू, बाकी सारे इंटरव्यू दे दो। हाँ। फिर मैंने कहा मुझे तो, मैं उसके पास गया, ब्रोकर मुझे छोड़ गया, तो मैंने कहा कि भाई ये तेरा रेट क्या है पहले ही बता। उसने कहा मैं 15 रुपए लेती हूँ, तो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़े थे। हाँ, मैंने कहा ये 15 रख, मैं तेरे साथ 15 मिनट बात करूँगा, इस तरह। वो उसको बड़ी चक्कर खा गई कि कोई ग्राहक आज तक ऐसा नहीं आया कि पैसे देकर कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ बातें ही कर रहा है। तो यहाँ से लिंक चली और वो लड़की भी इतनी खुश हो गई, आप दोबारा कब आओगे? बोले। मैंने कहा मैं आता रहूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट। ये इसकी कहानी जो थी टोटल, इसका इंटरव्यू जितने भी थे वो मैंने अलग रख दिए, और बाकी के 30-40 जो भी थी उसके निकाल कर बातें उनकी सारी वो कमलेश्वर को दे दिया। कमलेश्वर ने सारी कामें जो आर्टिकल छापा है, पब्लिश किया है, उसका शीर्षक था कुछ इस तरह से, सेक्स वर्करों को लेकर ही उसने शीर्षक लगाया था। उनकी पुत्री से आप अभी मिलेंगे तो वो बता देंगे उनके पास। ये बता देंगे, राइट। मुझे भी याद है, लेकिन जरा मेमोरी जो है आजकल काफी चीजें डिलीट कर रही है। कोई बात नहीं, होता है। anyway, हमारी हो रही है। तो यहाँ से ये तो एक बार में लिख के दे दिया आर्टिकल। सिंहासन 32 टाइटल था उसका। ओहो। कमलेश्वर को जो आर्टिकल दिया। अच्छा। और वासक सज्जा इसलिए दिया कि वासक सज्जा संस्कृत वर्ड, हाँ, कि जिसका मतलब मुझे बताया गया था कि अ वुमन वेटिंग फॉर हर मैन। वो मैन यानी बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। तो इस तरह ये ट्रैक मैंने इसके फिर 20-25 इंटरव्यूज मैंने अलग जगह पर लिए उसके, इस लड़की के, इसी लड़की। हाँ, इसका असली नाम भूल गया हूँ, लेकिन किताब में मैंने कुमुद रखा है उसका नाम। कुमुद। तो कुमुद की लिंक बराबर चलती रही और मुझे काफ़ी उसने अंडरवर्ल्ड की बातें बताई। वो कैसे 2 रुपए में फुटपाथ पर धंधा करती थी, इमेजिन, और पहुंच गई बम्बई की टॉप कॉल गर्ल। कहाँ से निकली? 2 रुपए में रहने की जगह नहीं, कहीं किसी दुकान के बाहर हाँ, वहाँ सोती थी, पब्लिक टैप में नहाती थी और धंधा करती थी। 2 रुपए मिलते थे, उसमें से 1 रुपया वो जिस घरवाली झोपड़ी में, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक बुढ़िया सेक्स वर्कर ने किराए पर खाट देने का धंधा शुरू किया। कई लड़की जो फुटपाथ पे धंधा करते हैं उनके पास का कुछ भी नहीं होता है, तो वो अपने ग्राहक को उसमें ले जाते हैं। यहाँ से उसकी स्टोरी शुरू हुई। हाँ, यहाँ से कहानी उसकी शुरू होती है। तो ये भी मतलब वहाँ अब 2 रुपये में से 1 रुपया उसको देगी, 1 रुपया अपनी जेब में रखेगी। तो शुरू करते करते कहाँ पहुँची? 5 स्टार सीधे उसके क्लाइंटेल। और उसके अरमान एक ही था कि मुझे हीरोइन बनना है। ओ, क्या बनी? वो बनी, एक फिल्म की उसने। अच्छा। हाँ, अब ये बहुत काफी लंबी कहानी है, वो वासक सज्जा पढ़ोगी ना जी, उस किताब का नाम है वासक सज्जा। ठीक है। पेंटिंग्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपकी पेंटिंग्स कहाँ कहाँ लगी और किस तरीके की पेंटिंग्स आपने बनाई? पेंटिंग मैंने कहा ना कि इनबिल्ट अंदर की जुनून जिसे कहते हैं ना, मुझे ना कार्टूनिंग में कोई जुनून नहीं था, राइटिंग में कोई जुनून नहीं था, पेंटिंग ये इसके लिए मैं जान देने को तैयार था। मैंने कहा ना, वैन गोग की किताब मैं अपने तकिए के नीचे रखकर, सर के नीचे रखकर सोता था जी। तो इसमें पेंटिंग्स में बस मेरे एक ही अरमान में रहे कि आई वांट टू रीच द टॉप। ओके। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था जी। 69 तक आते मैंने
5 एग्जीबिशन की पेंटिंग्स की, अपने पेंटिंग्स की, 5 फ्लॉप, 5 फ्लॉप। इस फ्लॉप की वजह ये थी कि जैसे मैं मिसाल दूंगा, हुसैन जो है, हाँ, और मेरी उसकी दोनों की बड़ी नोक जोक बहुत थी, कंपटीशन दोनों का। हाँ। वो काफी एस्टेब्लिश पेंटर था वो, और मैं कमिंग अप था, जे से निकला हुआ था, निकले हुए थे, जगह हाँ। की तलाश में था, कहीं स्टूडियो की जगह मिल जाए। हाँ। तो ये हुसैन जो था मतलब काफी प्रोग्रेस कर चुका था, और मैं जो है कभी कभी मैं जे कॉलेज में जो था, तो बम्बई में एक जगह थी भूला भाई इंस्टीट्यूट, हाँ सुना है मैंने। हाँ, वहाँ वो जो भूला भाई देसाई जो थे, वो एडवोकेट थे। अपने ब्रिटिश पीरियड में अपनी जो सुभाष बाबू की जो आर्मी थी, वो सारे सोल्जर पकड़े गए, सब ब्रिटिशर लोग उसको लेकर आए, उन पर जो केस चला, फांसी पर लटकाना था सबको। तो ये भूला भाई देसाई जो थे, वो केस लड़ रहे थे हमारे सोल्जर्स का। तो उन्होंने अपना फंडिंग जो कुछ था वो सारा, ही वॉज ए टॉप एडवोकेट, वो एक बंगला बनाया, और काफ़ी बड़ा बंगला था, और उसमें छोटे 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 कमरे बनाए उन्होंने अलग से, जिसमें आप 1 रुपया दीजिए और एक कमरा आपका, काम करने के लिए, महीने का 1 रुपया। अच्छा, काम करने। हाँ, तो उसमें अल काजी आपका, उसका एक कमरा, रविशंकर उसका कमरा। क्या बात है, एक से बढ़कर जीनियस थे, और पेंटर भी काफी थे अंदर। कांतिलाल राठौड़, जिसने गुजराती फिल्म में, पहली गुजराती फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला जी। इस तरह के डांसरों में, म्यूजिशियंस में, अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं, एक पपेटियर भी था। और मेरी एक अरमान मेरा ये था कि काश के मुझे भी यहाँ जगह मिल जाए, मेरे पास भी जगह थी ही नहीं मेरे। तो मैं महीने में एक चक्कर लगाता था और देखता था कहाँ क्या क्या चल रहा है। तो वहाँ हुसैन का भी स्टूडियो था, सभी लोग जो थे मुझे वेलकम करते थे, आइए आइए, कहाँ थे अब तक, कहाँ गायब रहे, ये वो, इस तरह की बातें होती थी। और एक शमीम अहमद करके सितारिस्ट, जो रविशंकर के शिष्य थे मेन, तो सबके वैसे ही चक्कर लगाता था। चक्कर लगाते लगाते जब मैं हुसैन की केबिन के पास पहुंचता था कि भाई क्या बना रहा है, तो दरवाजा बंद कर देता था। देखो, ये उसको इंट्यूशन हो गया था कि मैं जो हूँ, आई एम द रियल कॉम्पिटिटर तेरा। हाँ। तू अभी टॉप पर है, मैं बॉटम पर हूँ, लेकिन खतरा मैं हूँ। ये इनबिल्ट बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मुझे बड़े पता चले कि वाला बंद क्यों कर रहा है, पागल हो गया है क्या, देखने में क्या मैं थोड़ा चोरी करने वाला हूँ, ये मेरे मन में होता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आदमी के जहन में वो खतरा बैठ गया है। करते करते ये हुआ कि हुसैन तो टॉप पर पहुंच गया जी, पहुंच गया, और उसने अपने पेंटिंग्स जो है, कभी पेरिस में एग्जीबिशन, कभी यहाँ एग्जीबिशन, कभी वहाँ एग्जीबिशन, तो वो कमरा यूज नहीं कर रहा था। कमरा यूज नहीं करता था तो उसको वार्निंग दी गई। जो ट्रस्टी हमारे थे, भोला भाई और सब चले गए, इंतकाल हो गया। एक ट्रस्टी थे, वो भी बड़े ऑनेस्ट थे। हाँ, तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जो इस्तेमाल नहीं करेगा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। अब हुसैन का ये हुआ कि उसको एक वार्निंग दी गई कि तुम महीने में 1 दिन तो इस्तेमाल कर, उसे कहा गया। वो टॉप पर था हुसैन, और टॉप की कहानी एक और भी कहानी है, वो मैं बाद में बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है ये। हमारी लिंक जो है ना, मेरी और हुसैन की, उसने अच्छा ये हुआ, 2 बार वार्निंग दी, तीसरी बार उसका सामान उठाया हमारे ट्रस्टी ने और बाहर गेट पर रख दिया, और उसको फ़ोन किया, उठा ले तेरे पेंटिंग। और तब मैं हाथ पैर मार रहा था, भैया मुझे कमरा दे दो, मुझे एक कमरा दे दो, मुझे जगह दो, मेरे पास जगह नहीं है। तो मुझे बुलाया, जा हुसैन के कमरे में बैठ जा, खाली कर दिया है, साफ कर दिया है। कहाँ से कहाँ गया मैं? हाँ। हुसैन के कमरे में। वो उखड़ के वहाँ गया। तो उसका जो खतरा जो था ना, बिल्कुल सही था।
कि उसकी जगह लेने वाला कोई अच्छा है। एक तो ये हुआ उस पेंटिंग्स में। दूसरा ये हुआ कि मैं सोच रहा था कि भाई मुझे टॉप पर पहुंचना है पेंटिंग में, बट टॉप माने क्या, टॉप का कोई डेफिनेशन क्या है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे नज़दीक हुसैन टॉप पर था, तो हुआ क्या, मतलब कुछ नहीं। मैं हुसैन की जगह पर आ गया, उसका स्टूडियो मिल गया, मेरे पेंटिंग बिकने शुरू हुए, ये सब। तो करते करते मुझे मेरे 5 फ्लॉप शो के बाद में मेरा 6ठा शो ताज आर्ट गैलरी में चल रहा था। ये मैंने गैलरी चेंज की। पहले मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में करता था, जिसमें जनता के होते थे लगभग नॉर्मली, कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है। बड़ा आर्टिस्ट ताजमहल होटल जैसे 5 स्टार में, और वहाँ सेल बहुत अच्छा होता था। अब हुआ ये था, मेरा टॉप का कॉन्सेप्ट अभी मेरे जहन में बैठ नहीं रहा था। यानी कि मैं कंटिन्यू करता रहूं पेंटिंग, तो टॉप कहाँ, एक भाई मालूम है भाई मुझे एवरेस्ट पर पहुंचना है। तो आपके सामने डेस्टिनेशन है कि भाई यहाँ पहुंचना, इसमें जो जो रुकावटें हैं, मुझे पहुंचना कहाँ है यही मालूम नहीं। अच्छा, अब यहाँ वो भी पता चला मुझे टॉप किसको कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया जी कि जो जो टॉप पर है, जैसे पेंटिंग में तो हुसैन, म्यूजिक में रविशंकर, थिएटर में अलकाजी, इस तरह ये सारे टॉप चुने गए। अब मुझे समझ में आया कि भाई ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगी इन सब पर, तो जो चुने जा रहा है वो टॉप पर गारंटीड। अब उसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, अब मजे की बात देखो जी, जिस डायरेक्टर ने हुसैन को डायरेक्ट करना था डॉक्यूमेंट्री के लिए, फिल्म के लिए, उसने हुसैन से टाइम लिया कि भाई शूटिंग के लिए आप हमें 10 दिन चाहिए, आप कब फ्री है? तो उसने कहा ये डेट में फ्री हूँ। यहाँ सेट लग गया, वो हो गया, सब तैयारी हो गई। हुसैन को फोन लगाया, कल से शूटिंग पर आना है। तो उसने कहा मैं तो पेरिस में हूँ, समझे ना? समझ गई। अब उसको ऐसा गुस्सा आया। डायरेक्टर का नाम था प्रमोद पति, और ही वॉज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म के अंदर। और उसकी फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर के अवार्ड कनाडा और वहाँ वर्ल्ड ओवर से लेकर आया था वो। फिर भी उसने बर्दाश्त कर लिया। फिर सेकंड शो, दूसरी बार उसका अपॉइंटमेंट लिया, दूसरी बार सारा वर्कआउट किया, और दूसरी बार उसने कहा मैं तो चाइना में हूँ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, इस तरह आपने सेट लगा। अब वो काफ़ी उसने कुछ कहा, लेकिन इसने तय कर लिया कि भाई इसको फेंको। अब और वो ताजमहल होटल में कहीं लंच पर आया हुआ था। एक तो दिमाग उसका बिगड़ा हुआ था, परेशान था। ताजमहल होटल में डिनर, वहाँ लंच के लिए जो लोग आते हैं, 4-5 छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, नॉर्मल वैसे 4-5 दोस्त मिल गए, चलो आज ताज में। तो इसको किसी ने बिजनेस मीटिंग के लिए मिस्टर प्रमोद पति डायरेक्टर उसी ग्रुप में था, तो वहाँ ताजमहल में था। नीचे मेरी एग्जीबिशन चल रही थी पेंटिंग्स की, और मैं एक नई टेक्निक लेकर आया था। मेरे 5 फ्लॉप शो की वजह यही वजह थी मेरे 5 फ्लॉप शो की, कि हर बार मैं नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करता था। मैं रिपीट करने में नहीं मानता। भाई क्या रिपीट, बीवी के अलावा किसी को रिपीट नहीं किया। तो जो नई टेक्निक थी उसे मैंने नाम दिया था मिरर कोलाज। उसमें कलर और मिरर्स दोनों का इस्तेमाल करो। मिरर को चिपकाओ, कलर को फेंको, मिरर को तोड़ो, टुकड़े उड़ाओ, इस तरह उल एकदम नई टेक्निक। और वो मिस्टर प्रमोद पति को जो चकमा उसने दिया हुसैन ने,
अब वो ऊपर से लंच लेकर नीचे आया तो नीचे शॉपिंग एरिया भी है, आर्ट गैलरी भी है। तो गैलरी के दरवाजे पर आया और देखकर ऐसा चकाचौंध हो गया। कॉन्सेप्ट तो मेरा ये था कि जो देखे उसके टुकड़े उड़ जाए। मिरर के टुकड़े है ना। हाँ। अगर तुम आईने में देखती हो मेकअप करते वक्त तो तुम्हारा फुल फिगर नजर आता है, इसमें तो टुकड़े उड़ जाते हैं ना सारे। हाँ, टुकड़े 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 लगे हैं। क्या खूब कंसेप्ट था। यही मतलब ये आदमी को डिस्टर्ब कर देता है कि क्या हो, यानी क्या हो रहा है ये, मैं क्या ऐसा हूँ, या जो भी सवाल जवाब अंदर। और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे पास आया। मैं कॉर्नर में मेरा टेबल था, उस पर बैठा हुआ था और मुझसे कहा, मिस्टर सूरती, आई वुड लाइक टू मेक ए फिल्म ऑन यू। क्या बात है, क्या बात है, देख लीजिए। ये हुसैन का दूसरा। ये भारत सरकार की फिल्म आबिद के नाम से थी क्या? कौन सा? ये जो फिल्म बनाई उन्होंने, ये फिल्म्स डिवीजन ने, हाँ, ये वो भारत आबिद सरकार ने आबिद नाम से फिल्म बनाई आबिद थी। नाम से फिल्म बनी, वही हाँ। फिल्म। और उसमें मैंने वो मिरर कोलाज टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी। वो सारे पेंटिंग्स मैंने उसमें डाल दिए। अगर तुम गौर से स्टॉप फ्रेम देखोगी ना, हाँ। तो समझ में आएगा। वेबसाइट पे हमें मिलेगा। वेबसाइट पे भी मिलेंगे, फिल्म तो मिलेगी, वो तो कहीं भी यूट्यूब में चले जाओ। अच्छा, अब जब ये फिल्म की बात हो रही है तो मैंने देखा कि आपने फिल्मों के लिए भी बहुत स्क्रिप्टिंग की है, और अतिथि तुम कब जाओगे की स्टोरी भी आपने ही लिखी? नहीं, स्टोरी मैंने लिखी नहीं थी, स्क्रिप्टिंग उसमें मेरा उपन्यास जो था, हाँ, जिसके करीबन 10 पायरेटेड एडिशन आ चुके थे मार्केट के अंदर। हाँ। यानी कितना पॉपुलर था बता रहा हूँ। 72 साल का बच्चा, तो उस उपन्यास का टाइटल था। अच्छा। और एक बंदे ने, अभी वो कोर्ट में केस है, इसलिए मैं अभी पार्टी का नाम ले नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन हुआ ये कि उस बंदे ने पूरे के पूरा उपन्यास ही मार दिया। 72 साल का बच्चा। आज तक ऐसा हुआ कभी मेरे उपन्यास जो है, जैसे यहाँ है कब्र पर खिले 2 फूल और जहरीला और ये सब, ये फरारी, जहरीला, ये तो कब्र पर खिले 2 हाँ। फूल, है ना, 365 चुटकुले। हाँ, तो वो नॉवेल का फिर किसी ने फिर आपको कॉपीराइट नहीं, हाँ, वो नॉवेल आज तक जो हुआ मेरे साथ, इससे पहले कि किसी ने मेरे नॉवेल का एक चैप्टर उड़ा दिया और उसने अपना पहला सीन बना लिया, किसी ने 2-3 सीन बना लिए। हाँ। तो लोग मुझसे कहते थे, अरे आबिद भाई मारो केस। अरे मैंने कहा, चोरी किसकी होती है? कोहिनूर की, पत्थरों की नहीं होती है। तो बड़ा गर्व लेता था। लेकिन इस बंदे ने पूरा ही शुरू से लेके आखिर तक, हाँ, यानी ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं रखी कि चेंज यहाँ करूँ के वहाँ करूँ के, कुछ कैरेक्टर चेंज कर दो, माहौल सेम, कैरेक्टर सेम, सब सेम। और इलाज कोई था नहीं अभी जी, तो मैंने कोर्ट में केस डाला। अच्छा, तो केस अभी चल रहा है, फाइनल जी, हियरिंग पर है। तो दोस्तों, ये थे आबिद सुरती साहब अपनी रचनात्मक चीज़ों के साथ, जिसमें हमने जाना कि कार्टून कोना डब्बू जी और किस तरह से वो पेंटर बने, किस तरह से वो लेखक बने, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो अब मैंने कहा था ना, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इंसान है तो बातें भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी होंगी, तो हमें इसका तीसरा पार्ट भी करना पड़ा और बहुत खूबसूरत बन पड़ा है ये तीसरा पार्ट भी। तो आप आगे देखिए तीसरा पार्ट।